अगली स्टोरी हमारी, चीन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पहले कोरोना की मार तो अब हीट वेव ने चीन की इकोनॉमी को झुलसा कर रख दिया है। वैसे तो दुनिया भर में मौसम की मार पड़ी है, लेकिन चीन में गर्मी की वजह से फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई हैं। एक तरफ गर्मी है तो दूसरी तरफ चीनी मुद्रा भी डॉलर के मुकाबले लड़खड़ाती जा रही है। आज चीनी मुद्रा डॉलर के मुकाबले 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। दूसरी तरफ चीन रियल एस्टेट क्राइसिस से भी गुजर रहा है, बैंकिंग क्राइसिस से गुजर रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे गर्मी ने चीन की कमर तोड़ दी है। यूरोपीय देशों की तरह चीन में भी गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। चीन में हीट वेव की वजह से जंगल के जंगल राख हो रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रिहायशी इलाकों के लिए बिजली कम पड़ने लगी है। गर्मी की वजह से एयर कंडीशनर का इस्तेमाल ज्यादा हो गया। रेजिडेंशियल इलाकों में बिजली की आपूर्ति करने के लिए सिचुआन प्रांत में फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया गया। बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है ये सिचुआन प्रांत। सिचुआन सेमीकंडक्टर और सोलर पैनल उद्योग का एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। बिजली की कमी से एप्पल, फॉक्सकॉन और इंटेल समेत दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में आशंका यह है कि फैक्ट्रियां बंद होने से कच्चे माल के दाम भी बढ़ जाएं। चीनी मुद्रा डॉलर के मुकाबले 3 महीने के निचले स्तर पर है। शुक्रवार को चीनी मुद्रा डॉलर के मुकाबले 6.8 के स्तर के नीचे आ गई। मई के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट रही। गिरावट की एक बड़ी वजह डॉलर इंडेक्स में आ रही तेजी भी है। और सिर्फ यही नहीं, यही कारण नहीं है। चीनी मुद्रा में गिरावट की एक वजह ऑनशोर युआन की रेंज भी है। दरअसल चीन के केंद्रीय बैंक ने ऑनशोर युआन की ट्रेडिंग वैल्यू 6.80 के स्तर पर कर दी। यह सितंबर 2020 के बाद सबसे कम है। चीन के केंद्रीय बैंक के फैसलों में स्लोडाउन की चिंता भी झलकने लगी है। चीन की मुद्रा ऐसे वक्त में गिर रही है जब चीन रियल एस्टेट क्राइसिस का सामना कर रहा है। चीन में लोगों ने घरों की किश्तें चुकाना बंद कर दिया है। आपने कुछ दिनों पहले चीनी सड़कों पर चाइनीज आर्मी के टैंक्स देखे होंगे जो लोगों की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। जुलाई में होम सेल्स में 40% की गिरावट दर्ज की गई। हालात ये हो गए कि डेवलपर ग्रुप्स में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बड़े स्तर पर डिस्काउंट चल रहा है। चीन में हुनान प्रांत में कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता का वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में नेता कह रहे हैं कि अगर आप एक बार घर लेने आए तो 2 लीजिए, एक लेने आए तो 2 लीजिए और 2 लेने आए हैं तो 3 लीजिए। रियल एस्टेट क्राइसिस चीनी सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। कोरोना के बीच इन नई चुनौतियों ने चीन की इकोनॉमी के लिए कई चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। चीन की जिनपिंग सरकार इन चुनौतियों से निपटने में हाफती हुई नजर आ रही है और मूडीज ने भी जो अपने प्रोजेक्शंस हैं वो घटा दिए हैं चीन की जीडीपी को लेकर। तो ऐसे में क्या अब यह कहा जाए कि चीन संकटों से घिर रहा है? पहले जो हम चर्चा करते थे, और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम जो पहले सर हम कोशिश करते थे चर्चा करने की, जब हम नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका इन सब के संकट की बात करते थे तो कहा जाता था कि चीन को ठीक है थोड़ा साइड रख लो क्योंकि वहां पर सेक्टोरल क्राइसिस ज्यादा है। लेकिन अब लग रहा है कि वहां पर क्राइसिस बढ़ रहा है। आपका आकलन चीनी अर्थव्यवस्था को लेकर क्या है सर? देखिए, जो डेट टू जीडीपी है वो बहुत हाई है, लेवरेज बहुत हाई है। प्रॉपर्टी सेक्टर में बैंक्स का जो एक्सपोजर है दीपक जी 9.4 ट्रिलियन डॉलर्स का है। आप सोचिए, चीन की इकोनॉमी का टोटल आंकलन है 15 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब। उसमें से 2/3 आप सोचिए कि बैंक्स ने जो लोन्स दिए हुए हैं प्रॉपर्टी सेक्टर को, इंडिविजुअल्स को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और डेवलपर्स को, और डेवलपर्स के लोन्स में काफी डिफॉल्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। सरकार को इसमें स्टेप इन करना पड़ेगा। अभी तक क्या है, सरकार चीन में 3 तरफा है। एक है सेंट्रल सरकार, फिर स्टेट्स में और फिर लोकल जो कि गांव और शहरों के लेवल पे है। तो कल इन्होंने बोला लोकल सरकारों को 229 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड खरीदने के लिए, इशू करने के लिए, और वो राशि जाएगी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो सरकार अभी भी उसमें प्रयत्न जो कर रही है, बहुत छोटे छोटे प्रयत्न कर रही है। आज उन्होंने कहा कि जो जोखिम में आए हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, उनको बैंक्स जाके ऋण दें। अब बैंक्स का एनपीए स्थिति इतना नाजुक है, कई बैंक्स डिपॉजिट नहीं दे रहे। आपने जैसे मेंशन किया कि टैंक्स भी उतारे गए सड़कों पे पीछे, जब हमने एक और प्रोग्राम किया था 1 महीना पहले, क्योंकि डिपॉजिटर्स को पैसे नहीं मिल रहे। तो ओवरऑल संकट की घड़ी जरूर है। कोविड का
जो लॉकडाउन है, कोविड के केस 3 महीने के हाई पर हैं। आज हांगकांग में कोविड के केस 4 महीने के हाई पे आए, कोविड सेंटर वो फिर से खोल रहे हैं। और ये जीरो कोविड पॉलिसी, अब देखिए भारत में केस आते हैं या यूरोप में, अमेरिका में 1 लाख केस दिन के हैं, बट सब इकोनॉमीज खुली हुई हैं और लोग नॉर्मल व्यवहार कर रहे हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी है, उसके ऊपर से आपका ड्राउट आ गया, हाइड्रो पावर कम हो गई, अब फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं लोगों की, टेक्नोलॉजी पे जो रेगुलेटरी आंच की थी इन लोगों ने वो चल रही है, और साथ में ताइवान का जो संकट है। मैं बिल्कुल, आपने सही किया, आपने ताइवान का जिक्र किया। मैं इसलिए कह रहा था कि ये जो सारा संकट वहां पर है जिसका जिक्र आपने किया, ऊपर से ताइवान से दो हाथ करने चला हुआ है चीन, और अब तो हम देख रहे हैं कि ताइवान की तरफ से भी अच्छा खासा रिटेलिएशन हो रहा है और लामबंदी भी धीरे धीरे ताइवान के पक्ष में हो रही है। जितने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, स्टैंडर्ड चार्टर है, गोल्डमैन सैक है, नोमुरा है, सब ने 2022 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फोरकास्ट है चाइना के लिए उसको कट कर दिया है सर। तो ऐसे में भारत के लिए पड़ोसी देशों का आर्थिक रूप से स्थिर होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर, खासतौर से चाइना के लिहाज से हम देखें तो भारत के लिए आप कितना बड़ा संकट देख रहे हैं अगर चाइना की हालत खस्ता होती है आगे? तो देखिए अक्टूबर तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल पार्टी कांग्रेस है जो 5 साल में होती है और ताजपोशी होने वाली है जी जिनपिंग की, लाइफ टाइम चेयरमैन वो बन जाएंगे, अनप्रेसिडेंटेड तीसरी बारी बन रहे हैं। डेंग के बाद कोई ऐसा नहीं था, डेंग ने भी स्टेप डाउन कर दिया था दो टर्म्स के बाद, तो इससे भी काफी नाखुश हैं लोग जो उनके सक्सेसर्स हैं, बट उन्होंने अपने लोग हर जगह रख लिए, तो अक्टूबर से पहले नहीं करेंगे। एक बारी टेक ओवर कर लेंगे तो खतरा बन सकता है फरवरी तक भारतीय बॉर्डर पर भी, क्योंकि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, घरेलू चीजों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या ताइवान में या साउथ चाइना सी में या भारत पे कुछ एक्शन आ सकता है। तो भारत हर वक्त चौकन्ना रहने को मजबूर है और हमें खर्चा करना पड़ता है। अपने 2000 मील का बॉर्डर है हमारा चाइना के साथ, छोटा बॉर्डर नहीं है, और ये भी पता है कोई हमारे रक्षा के लिए नहीं आएगा, हमें खुद ही रक्षा करनी है। तो ये एक जरूर इशू रहता है दीपक जी। बिल्कुल, तो इसीलिए बहुत ही सतर्कता से क्लोज वॉच रखनी पड़ेगी चाइना की आंतरिक स्थितियों में। और चाइना को भी, खैर अब हम कौन होते हैं उनको सजेशन देने वाले, थे वो तो किसी की सुनते नहीं, पर हम उम्मीद यही करते हैं कि थोड़ा सा जो ताइवान के प्रति जो एग्रेशन दिखा रहा है, पहले वो अपने घरेलू स्थितियों को ठीक करे, उसके बाद बाहर इधर उधर देखे, अपने विस्तारवादी नीतियों को थोड़ा सा लगाम देना पड़ेगा, यही हम कह सकते हैं और उम्मीद भी कर सकते हैं। बहरहाल भारत को बड़ी बारीकी से चाइना की स्थिति पर नजर रखना होगा और जो भी वहां पर डेवलपमेंट्स होंगे जी बिजनेस आप तक लाता रहेगा।